ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ। ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਲਾਈਵ ਮੀਟਿੰਗ। रूस तो यूक्रेन के फायदे लिए अपनी पूरी कोशिश करो, विरोध में ज़ेलेंस्की। अचानक आसमान तो समुद्र च डिग्या जहाज, वीडियो देख के हो जाओगे हैरान। आओ शुरुआत करते हैं आज इस पहली वड्डी खबर तो। दिल्ली की सिक्ख्या क्रांति में कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहेगा, मनीष सिसोदिया। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਤੇ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ 44ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3000 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪਿੱਛੇ नहीं रहेगा। ऐसा दिन है जिस दिन के लिए हम सब लोग अपने आप को हमेशा सोचते हैं कि ऐसा करने का अवसर मिलना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। आज इतने सारे बच्चे यहाँ बैठे हैं, कुछ बच्चों से मुझे स्टेज पे मिलने का अवसर मिला, कुछ बच्चों की परफॉर्मेंस देखने का अवसर मिला। एक बच्ची ने बहुत ही मशहूर कविता जिसका पाठ यहाँ पे किया, बहुत मशहूर लेकिन हर बच्चे के भाव को पढ़ने वाली वो कविता जिसको हम भी अपने बचपन से सुनते आए थे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मरने से जीवन सींचा है, मृत्यु से जीवन खींचा है। ये बहुत बड़ी बात है और इस जज्बे को, इस हिम्मत को मैं नमस्कार करते हुए आज सभी टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। विशेषकर जो हमारे CWSN के टीचर्स हैं, क्योंकि इनके असली हीरोज़, चेंज मेकर्स, असली नायक हैं आप लोग। जहाँ आके अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिज़ी परिवार की हिम्मत जवाब दे जाती है, जहाँ जाके एक एक पेरेंट की उसका धैर्य जवाब दे जाता है, पेरेंट्स का, परिवार के लोगों का धैर्य जवाब दे जाता है, वहाँ आके आप खड़े होते हैं और उससे कई हज़ार गुना धैर्य के साथ खड़े होते हैं। मैंने खुद अपने स्कूलों में आके देखा है और हमेशा ये महसूस किया है। मैं मानता हूँ अपने आप को कि थोड़ा बहुत धैर्य मेरे अंदर भी है, मैं मानता हूँ मैं भी थोड़ा बहुत संजीदगी से व्यवहार करता हूँ, लेकिन जब मैं आपको CWSN बच्चों के साथ धैर्य और संजीदगी के साथ इतनी कड़ी मेहनत करते हुए देखता हूँ तो मुझे लगता है आपका एक अंश धैर्य शायद हम लोगों के अंदर होगा, आपका 1/100 धैर्य भी हमारे अंदर नहीं होगा। मानवता का, इंसानियत का सबसे बड़ा टैलेंट है धैर्य, सबसे बड़ा गहना है धैर्य और संजीदगी। वो हमारे इन CWSN बच्चों के टीचर्स में है। अगर हमारे हर एक CWSN बच्चे की आंख में कुछ सपने हैं तो वो आपकी वजह से हैं। मैं बच्चों से भी और सभी लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कुदरत की रचना को देखेंगे, अगर आप प्रकृति की रचना को देखेंगे तो 360 डिग्री सब में कुछ ना कुछ कमी है। किसी में कुछ ज़्यादा है, किसी में कुछ कम है। किसी को नाचना अच्छा आता है, किसी को गाना अच्छा आता है, किसी के कंठ में इतना है कि बस उससे तो पूछो मत, चीनी घुली हुई है। किसी के हाथ पैर में इतना लोच है कि लगता है ये नाचने के लिए, नृत्य के लिए पैदा हुआ है। कोई लिखता बहुत अच्छा है, कोई क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, कोई फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है, कोई गाड़ी बहुत अच्छी चलाता है, कोई दौड़ता बहुत अच्छा है, कोई हवाई जहाज़ बहुत अच्छा चलाता है, कोई खेत में बीज डाल के उसको उगाना बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन इन सब के बाद शरीर में भी कुदरत ने कहीं ना कहीं ये सब कमी ज़्यादा की बात रखी है। कुछ मेरे पास कम है, कुछ आपके पास कम है। आइए मिल के सब कुछ पूरा कर लेते हैं। कुछ बच्चों के हाथ में आज हमने टैबलेट दिए हैं, कंप्यूटर्स, कुछ बच्चों के हाथ में वॉलीबॉल दी है, कुछ के हाथ में फुटबॉल दी है, किसी बच्चे को सिलाई मशीन दी है, किसी बच्चे के हाथ में कुछ और इक्विपमेंट्स दिए हैं। ये छोटी सी कोशिश है, ये ज़िंदगी को पूर्ण नहीं करेगी,
ये ज़िंदगी की पहली और आखिरी ज़रूरत बन के नहीं रह जाएगी। आपकी ज़रूरतें हमसे पहले भी पूरी होती रही हैं और आपके बाद भी, हमारे बाद भी पूरी होती रहेंगी। लेकिन हमारी तरफ से इस कोशिश को सभी बच्चे स्वीकार करके हमें भी खुशी मिल रही है, आपको भी खुशी मिले और हम सब मिलके एक अच्छा बेहतर समाज खड़ा कर सकें, एक अच्छा शिक्षित समाज खड़ा कर सकें। कहीं किसी बच्चे के मन में ये ना रहे कि मुझे कुदरत ने तो कम दिया ही था, समाज और सरकार ने भी कमी दिया। मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा एक लाइन बार बार दोहराते हैं कि जिनको कुदरत ने कम दिया हो उनको सरकार को ज्यादा देना चाहिए। जहां कुदरत ने देने में कुछ कमी कर दी हो, सरकार वहां 4 कदम आगे बढ़ के ज्यादा दे। तो आज की हमारी ये कोशिश मुख्यमंत्री जी के इसी विजन को पूरा करने की कोशिश है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम इसी तरह से समाज को पूर्ण बनाते रहेंगे। समाज में हर व्यक्ति में, हर कोने में, हर दिशा में कहीं ना कहीं कुछ अधिक मिलेगा, कहीं कुछ कमी मिलेगी, सब मिल जाएंगे तो ऐसे ही पूर्ण होता रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को। बहुत बहुत जेपी नड्डा ने किया ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश 'ਚ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰ GS ਬਾਲੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰੋਟਾ ਬਾਗਵਾਨ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੱਡਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗਾਂਧੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨ ਸਭਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। हमारे प्रदेश के विधायक और कर्मशील अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर सुरेश कश्यप जी, हमारे पार्टी के सह प्रभारी सम्माननीय संजय टंडन जी, हिमाचल सरकार में मंत्री बहन सरवीन चौधरी जी, हिमाचल सरकार में मंत्री श्री राकेश पठानिया जी, हमारे लोकप्रिय यहाँ के सांसद और मेरे वरिष्ठ साथी जिनके साथ मुझे लंबे समय काम करने का मौका मिला, संसद में मेरे साथी श्री कृष्ण कपूर जी, हमारे राज्यसभा में मेरे साथी बहन इंदु गोस्वामी जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक अरुण मेहरा जी जिनको हम प्यार से टूटा जी कहते हैं, हमारे त्रिलोक जम्वाल जी प्रदेश के महामंत्री, हमारे राकेश जम्वाल जी प्रदेश के महामंत्री, आज के मंच के संयोजक और महामंत्री और हमारे वरिष्ठ साथी त्रिलोक कपूर जी, संगठन की रूपरेखा को और सूत्रधार सम्माननीय पवन राणा जी, संगठन के महामंत्री, सम्मानित मंच, यहाँ इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें, हमारे आदरणीय बुजुर्ग, यहाँ उपस्थित सभी मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण और मेरे युवा साथी और मीडिया के, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा आज ये सौभाग्य है कि देवभूमि पर आने का मुझे मौका मिला और वह भी कांगड़ा की पवित्र भूमि पर आने का सौभाग्य मिला। सबसे पहले तो जिस गर्मजोशी के साथ आप सब ने मेरा स्वागत किया है और जिस तरीके से मुझे पुराने चेहरों को देखने का भी मौका मिला और पुरानी यादों को ताजा करने का भी मौका मिला, आपने जिस गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया है, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं जब यहाँ कांगड़ा में आया हूं तो ये हम सब जानते हैं कि यह वीर भूमि भी है और देव भूमि भी है। अगर हम बात करें चामुंडा माता की, अगर हम बात करें ब्रजेश्वरी माता की, अगर हम बात करें भागसूनाथ की, अगर हम बात करें शिव भगवान की, अगर हम बात करें ज्वाला माता की, तो हम सब जानते हैं कि कांगड़ा विशेष करके देवी देवताओं के आशीर्वाद से परिपूर्ण है और ऐसी धरती पर मुझे आने का
सौभाग्य मिला है और आज और कल, आज चामुंडा माता और कल ब्रजेश्वरी माता का आशीर्वाद लेने का भी मौका मिलेगा। ऐसी धरती को मैं नमन करता हूं और उससे आशीर्वाद लेकर चलूंगा। यह वीर भूमि भी है। आज के दिन मैं कांगड़ा आया हूं और अपने स्वतंत्रता सेनानियों को न याद करूं और जिन लोगों ने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व लगा दिया उनको याद न करूं तो शायद मेरा आना सार्थक भी नहीं होगा और मैं न्याय भी नहीं कर पाऊंगा। आज के दिन कांगड़ा की धरती पर आऊं और परमवीर चक्र सम्मानीय सोमनाथ शर्मा जी को न याद करूं, हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा जी को न याद करूं, जिन लोगों ने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व लगाया। ऐसी वीर भूमि पर मुझे आने का मौका मिला है। मैं आप सबकी ओर से इन महान आत्माओं को नमन करता हूं, आशीर्वाद देता हूं। आज मैं यहां आया हूं तो कांगड़ा की कला को भी याद करना हमारी जिम्मेवारी है। सारे देश में, सारी दुनिया में कांगड़ा पेंटिंग्स के नाम से जो जाना गया है और विशेष करके कांगड़ा कलम के नाम से जाना गया, ऐसे कला की दृष्टि से भी हमारे साथियों ने, हमारी बहनों ने जो कांगड़ा का स्थान देश और दुनिया में बनाया है, वह भी आदर की पात्र भी है और साथ ही साथ वह भी पूरी शिद्दत के साथ कांगड़ा के नाम को आगे बढ़ा रही है। उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया। मित्रों, मैंने पहले सुरेश भारद्वाज जी बोल रहे थे, दुक्का जी ने स्वागत किया, हमारे सुरेश कश्यप जी बोल रहे थे, क्षमा करिएगा, हमारे जयराम ठाकुर जी बोल रहे थे। आपने एक फर्क देखा है दोनों के वक्तव्य में। दोनों ने बड़े गौरव के साथ और गर्व के साथ जो काम किया है उसको आपको बताने का प्रयास किया। मित्रों, ये राजनीति की संस्कृति का मोदी जी के नेतृत्व में बदलाव है। राजनीति छोटी छोटी बातों से तय करती है कि उसकी हवा किधर बह रही है और क्या चीज चल रही है और किस चीज को लोगों ने नकार दिया। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, नेता का भी महानेता खड़े होकर यहां बोल सकता है कि उसने हमारे लिए क्या किया है। वो बात करेंगे तो जातिवाद की बात करेंगे, वो बात करेंगे तो संप्रदायवाद की बात करेंगे, वो बात करेंगे तो इलाकावाद की बात करेंगे, वो बात करेंगे तो भाई भतीजेवाद की बात करेंगे। लेकिन मोदी जी ने इन सब लोगों को परिवारवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, इलाकावाद, इसको सीधी टक्कर देते हुए विकासवाद को आगे बढ़ाया है। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, यह जय है श्री राम। राजनीति का अंतर, यह है राजनीति का फर्क। कि आज हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री छाती ठोक के जनता के सामने बोलते हैं, ये कहा था, ये किया है, ये कहे हैं, इसको करके देंगे, ये ताकत हाथ में है। मित्रों, ये जवाब दे सकता है, ये जवाब दे सकता है। ये राष्ट्रवाद से ओतप्रोत सरकार है, ये विकासवाद से जुड़ी हुई सरकार है। और इसलिए आपने हमारे नेताओं के भाषण में देखा होगा, वो बात करेंगे तो हमेशा विकास की करेंगे, किस किस तरीके से विकास किया जाए। और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि यह सरकार रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि लोगों के आकांक्षाओं को खरा उतरते हुए आगे बढ़ने वाली सरकार, ये रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार सरकार, ये रिस्पॉन्सिबल के साथ साथ अकाउंटेबल यानी जवाबदेह सरकार। ये सरकार मोदी जी की और जयराम ठाकुर की है, ये हमको कहना है। हम राष्ट्रवाद से ओतप्रोत हैं,
हम जवाबदेह सरकार है, हम समस्याओं को समझ करके उसके साथ जुड़ने वाली सरकार है और हम लोगों की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए उनको रास्ता देने की वाली सरकार। और फिर मैं कहूंगा, ये सिर्फ भाषण के लिए नहीं कह रहा, जब मैं कहता हूं कि ये प्रोएक्टिव सरकार है तो इसके उदाहरण भी मैं आपको दूंगा। अभी जयराम जी चर्चा कर रहे थे, इन्होंने वैक्सीन की चर्चा की और इन्होंने वैक्सीन के बारे में आपको बताया कि उन्होंने आपको सुरक्षा कवच, स्वास्थ्य कवच, ये मोदी जी के आशीर्वाद से देने का प्रयास किया है और इसी के कारण आप लोग बड़े नजदीक बिना मास्क के बैठकर तालियां बजा रहे हैं। ये सुरक्षा कवच, ये अभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति मास्क नहीं उतार पाए हैं, अभी भी अमेरिका और इंग्लैंड और यूरोप के लोग कोरोना से लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन हमारे यहां मोदी जी ने 187 करोड़ इंजेक्शन लगा करके 130 करोड़ की जनता को सुरक्षा कवच, स्वास्थ्य कवच पहना करके आगे बढ़ने का मंत्र दिया है। मित्रों, मैं कुछ बिंदु भी आपके सामने रखता हूं। देखो, कई बार हमारे विरोधी बोलते हैं, जब मैं बोलता हूं बदलता भारत, बोलते बदलता क्या है जरा बताओ। मैंने कहा बेरोजगार हो गए, इससे ज्यादा और क्या बदलेगा भाई। पहले एमएलए बन के फिरते थे, आजकल जमानते जब खो गए, बेरोजगार हो गए। लेकिन मैं आपको बदलता हुआ भारत बताना चाहता हूं। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, देश का भी प्रदेश का भी। चिकन पॉक्स की दवा अमेरिका में। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਲਾਈਵ ਮੀਟਿੰਗ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ना सिर्फ दिल्ली विच, तुसी अमेरिका चले जाओ, उत्थे न्यूयॉर्क टाइम ते खबर आंदी है दिल्ली दे मोहल्ला क्लिनिक दे बारे। प्राथमिकता है अपनी विधानसभाओं का विकास करना और दिल्ली का विकास करना और दिल्ली के लोगों को हर तरह की सुविधा और राहत करना। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आज आम आदमी पार्टी की पहचान पूरी दुनिया में, न सिर्फ दिल्ली में, आप अमेरिका चले जाओ तो वहां के न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपती है दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के बारे में। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो वो ये नहीं कहती कि मुझे मोदी जी का मॉडल देखना है, वो कहती है मुझे अरविंद केजरीवाल का स्कूल देखना है, मनीष सिसोदिया का स्कूल देखना है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। अरविंद केजरीवाल ने हिंदुस्तान की राजनीति को इस प्रकार से बदला कि आज लोग कह रहे हैं हमें टोपी वालों से सीखना है, केजरीवाल से सीखना है। यही तो हमारे भारत माता के लिए खुशी की बात है, यही तो हमारा सच्चा राष्ट्रवाद है, यही तो हमारा सच्चा देशभक्ति का उदाहरण है। अरे देशभक्ति किसको कहते हैं? देशभक्ति का मतलब है इस देश में रहने वाले हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और मुफ्त शिक्षा मिले, ये देशभक्ति। देशभक्ति यह है कि हमारे घर में कोई बीमार हो जाए, बुजुर्ग हो, माताएं बहनें हो, उनको मोहल्ला क्लिनिक से लेकर सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, छोटा हो या बड़ी बीमारी का इलाज हो, मुफ्त में सारा इलाज सरकार की ओर से मिले, ये देशभक्ति। देशभक्ति यह है कि हमारी माताएं और बहनें जब अपने भाई को राखी बांधने के लिए घर से निकलती थी और पता होता था कि 100 रुपए आज बस के किराए में खर्च हो जाएगा, हमारी बेटियां स्कूल कॉलेज जाती थी तो उनके मन में
उनके पिता के मन में चिंता होती थी कि हमारी बेटी का 100 रुपए स्कूल आने जाने में बस का किराया खर्च हो जाएगा। उस चिंता को समझने और दूर करने का काम किसी ने अगर किया तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। देशभक्ति यह है कि हमारी बेटियों को स्कूल और कॉलेज जाने का हक हो और निःशुल्क एक भी पैसे दिए बगैर मुफ्त में बस की यात्रा करके वो अपना कॉलेज और स्कूल जाए और अपनी पढ़ाई करें। देशभक्ति यह है, मुझे याद है 2013 के चुनाव में जब केजरीवाल जी के साथ हम लोग जाते थे प्रचार करने के लिए, झुग्गी बस्तियों से हमारी माताएं बहनें निकल कर आती थी, हाथ पकड़ लेती थी, केजरीवाल साहब घर की फ्रिज बेच दी बिजली का बिल चुकाने के लिए, घर का कूलर बेच दिया बिजली का बिल चुकाने के लिए, गहने बेच दिए बिजली का बिल चुकाने के लिए। उस दर्द को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने समझा और कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। देशभक्ति यह है कि गरीब के घर में उजाला रहे, लेकिन उस उजाले को देने के लिए एक भी पैसा न लिया जाए। पानी पिलाना हमारे धर्म में, हमारे समाज में, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी समाज हो, जैन हो, बौद्ध हो, सब में कहा गया सबसे पुनीत कार्य प्यासे को पानी पिलाना। कहा गया नहीं कहा गया? देशभक्ति यह है कि 700 लीटर प्रतिदिन और लगभग 21,000 लीटर प्रतिमाह लोगों को निःशुल्क पानी देने का काम आम आदमी पार्टी। आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं बड़ी विनम्रता पूर्वक, आप दिल्ली सरकार के केजरीवाल जी के काम के बारे में पूछो, आप हमारे माननीय विधायकों के बारे में काम पूछो। अभी जितेंद्र सिंह तोमर जी बता रहे थे हमने 5 साल में 600 कार्य कराए। आप पूछोगे भाजपा वालों से 5 साल में तुमने क्या कराए, 5 साल में तुमने क्या करके दिखाया, तो भाजपाई कहेंगे इतने जगह गुंडई की, इतने जगह लफंगई की, इतने जगह दंगा कराया, इतने जगह पार्कों में घुस के बच्चियों को पीटने का काम किया। तो हमको आपको तय करना है कि दंगा कराने वाली पार्टी चाहिए या देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने वाली पार्टी चाहिए, देशभक्तों की पार्टी चाहिए या गुंडे और लफंगों की पार्टी चाहिए। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। भाई संजय सिंह जिंदाबाद। भाई संजय सिंह लफंगई और लफंगई कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं गरीब की दुकान पर। 15 साल तक एमसीडी में कौन था? राजीव जी आप बैठे बताओ यहाँ पे कौन था? बीजेपी का राज था। दलाली खाकर, रिश्वत खाकर, भ्रष्टाचार करके, पैसे लेकर अतिक्रमण कराते हो और अब जब चुनाव में हारने का डर सता रहा है तो कह रहे हो हम अतिक्रमण हटाएंगे। क्या बोला भाजपाइयों ने? राजेंद्र जी कह रहे जेसीबी का मतलब है जिहादी कंट्रोल बोर्ड। क्या बोला? क्या बोला? और जब ये लोग एमसीडी के लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बुलडोजर लेकर पहुंचे जहांगीरपुरी में, तो रोते बिलखते हुए मैंने तस्वीर देखी गणेश गुप्ता की, रोते बिलखते हुए मैंने तस्वीर देखी सोनू चाय वाले की जो कह रहा था मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं। रोते बिलखते हुए मैंने तस्वीर देखी दिलीप सक्सेना की, रोते बिलखते हुए मैंने तस्वीर देखी झापान वाले की। भाजपाइयों में तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या वो गणेश गुप्ता, क्या वो दिलीप सक्सेना, क्या वो सोनू चाय वाला, क्या वो झापान वाला, क्या वो जहादी है? मुझे बताओ। तुम दंगाई हो सकते हो, गुंडे लफंगे हो सकते हो, इस दिल्ली के लोग, यहाँ का गरीब आदमी ये जिहादी नहीं है, ये दिल्ली को आगे प्रगति के रास्ते पर ले जाने वाला है, ये दिल्ली को मिलकर आगे बढ़ाने वाला है। ये मजदूरी करके, श्रम करके अपनी छोटी सी दुकान चला, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने वाला है, ये जिहादी नहीं है। गणेश गुप्ता को जिहादी मत कहो,
मत कहो जिहादी। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भाजपाइयों से सावधान हो जाओ। ये ना हिंदू के हैं, न मुसलमान के हैं, न सिख के हैं, न ईसाई के हैं, न जैन के हैं, न बौद्ध के हैं, न इस देश के हैं। ये सब के ऊपर बुलडोजर चलाएंगे, सब के ऊपर बुलडोजर चलाएंगे। इसलिए हम सब लोगों को इकट्ठा होकर भाजपाइयों के तानाशाही के ऊपर बुलडोजर चलाने की जरूरत है। इनकी तानाशाही को बुलडोजर 2020 में दिल्ली में दंगे करवाए भाजपा ने, 2022 में दंगे कराए भाजपा ने, और कोई और नहीं, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दंगे कराए, भाजपाइयों ने दंगे कराए। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर देश में नफरत रोकनी है, दंगे फसाद रोकना है, तो उसका एक ही तरीका है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर बुलडोजर चला दो, अमित शाह के घर पे बुलडोजर चला दो, अपने आप देश भर में दंगे रुक जाएंगे। ड्रामा मचा रखा है। लोग महंगाई से छुटकारा चाहते हैं, बात नहीं करते। लोग बेरोजगारी से छुटकारा चाहते हैं, बात नहीं करते। लोग अपने बच्चों के लिए स्कूल बनाना चाहते हैं, उस पर बात नहीं करते। अस्पताल बनाना चाहते हैं, उस पर बात नहीं करते। खाली दंगे कराओगे दिन रात, दंगे दंगे दंगे। अरे हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, इस देश का एक एक आदमी इकट्ठा होकर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में तुम्हारे दंगे की राजनीति को दफन करने का काम करेगा। क्योंकि हम जिस हिंदू धर्म को मानते हैं, उस हिंदू धर्म में दंगे फसाद की बात नहीं है। हम जिस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को मानते हैं। रूस तो यूक्रेन ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ, ਖੇਤੀ ਰੱਖਿਆ, ਪੁਲਿਸ, ਬਾਰਡਰ ਗਾਰਡਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤ ਲਈ 100% ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਮਰਥ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। Час повномасштабної війни Росії проти нашої держави, ці слова мають для нас особливе значення. Росія принесла в Україну смерть. Після 8 років жорсткої війни на Донбасі Росія захотіла знищити нашу державу повністю. Буквально позбавити українців права, нашого права на життя. Але якими б не були жорстокими битви, у смерті немає шансів перемогти життя. Це знає кожна людина, це знає кожен християнин. Це базовий елемент нашої культури. Можливо, в сучасній російській культурі цього вже не існує. Бо щоб зробити все, що вони наробили проти українців, у наших містах треба вбити в собі людину. Бо людина будь-якої віри просто не може такого зробити. Але для нашої культури усе це має значення і матиме значення. І життя точно переможе смерть. Я вдячний нашим британським друзям за важливе символічне рішення, яке було оголошено саме сьогодні про повернення посольства в Київ. Велика Британія стала 21-ю державою, яка повертає дипломатичне представництво в нашу столицю. І це свідчить про те, що не ми одні віримо в перемогу життя над смертю. Сьогодні з посиланням на російських військових була розповсюджена новина про те, що начебто їхнім завданням зараз є встановлення контролю над півднем України і вихід до кордону Молдови. І нібито там у Молдові порушуються права російськомовних. Хоча, якщо бути чесним, то територія, на якій Росії варто би попіклуватись про права російськомовних, це сама Росія. Де немає свободи слова, немає свободи вибору, просто не існує права на іншу думку, де процвітає бідність і де людське життя нічого не варте. Аж настільки, що вони їдуть до нас, їдуть на війну, щоб вкрасти собі хоч щось,
хоч щось, що нагадує нормальне життя. Знаєте, як раніше говорили про найбільшу мрію – побачити Париж і померти. А від їхньої поведінки тепер просто шок, бо їхня мрія тепер вкрасти унітаз та померти. Що ж, це тільки підтверджує те, що я вже неодноразово говорив, російське вторгнення в Україну передбачалося тільки як початок. А далі вони хочуть захопити інші країни. Звісно, ми будемо захищати стільки, скільки потрібно, щоб зламати цю амбіцію Російської Федерації. Але усі народи, які так само, як і ми, вірять у перемогу життя над смертю, мають боротися разом із нами, мають допомагати нам, оскільки саме ми стали першими на цьому шляху. А хто далі? Якщо той, хто може опинитись далі, хоче залишитись сьогодні нейтральним, щоб не втратити щось, то це найбільш ризикована ставка насправді, бо ви втратите все. Збройні сили України продовжують стримувати атаки російських загарбників на сході та на півдні нашої держави. Ізюмський напрямок, Донбас, Приазов'я, Маріуполь, Херсонська область – це ті місця, де зараз вирішується доля цієї війни і майбутнього нашої держави. В Слов'янську, Краматорську, загалом в Донецькій області, в Попасній та загалом і в Луганській області, в Харкові, у навколишніх районах окупанти намагаються реалізувати примітивну мету – вбити якнайбільше і знищити все, що вони бачать. І я вдячний кожному нашому захиснику і кожній нашій захисниці, які хоробро тримаються і привчають російську армію до думки про те, що російські шанси у цій війні можуть бути меншими, ніж українські. І як і кожного ранку, як і кожного дня, як і кожного вечора ми сьогодні приділяли максимальну увагу тому, щоб забезпечити наших військових усією необхідною зброєю. Це завдання номер 1 для нашої держави. І я вдячний усім нашим партнерам, які нарешті почули нас, які передають нам саме те, що ми просили. अचानक आसमान तो समुद्र च डिग्या जहाज वीडियो देख के हो जाओगे हैरान। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫਟ ਗਈਆਂ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਬੀਚ ਤੇ ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੀਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ+ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।